Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. बाल विद्या मंदिर क्या बात हुई थी, क्यों निकाला गया आपको? सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा थी। अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा तो पापा आ जाते। पेपर नहीं दिया, इन लोगों ने हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। विद्या ददाति विनय विनयादि पात्रता पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। यानी कि विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन की प्राप्ति और धन व्यक्ति को धर्म की ओर बढ़ाता है, जिससे सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन आजकल चक्र बदल चुका है, अब धन से विद्या आती है और विद्या से धन। दोस्तों, ये हैरान करने वाला जरूर है, पर सच्चाई यही है। आज के बढ़ते प्राइवेटाइजेशन के युग में जहाँ हर चीज पूंजीपति के हाथ में है, वहीं विद्या जैसी उपयोगी चीज भला उससे अछूती कैसे रह सकती है? देखा जाए तो आज के टाइम में नॉलेज पाना दुर्लभ तो नहीं, पर महंगा जरूर हो गया है। विद्यालय व्यापारालय बन चुके हैं और आम आदमी बेबस और लाचार। स्वास्थ्य के बाद सबसे बड़ा धन शिक्षा है और शिक्षा को पाने के लिए धन की आवश्यकता है। आखिर ऐसा क्यों है कि मोस्ट बेसिक चीज को पाना इतना कॉस्टली है और इसके पीछे सरकार, हम या फिर कैपिटलिस्ट कौन जिम्मेदार है? जवाब उतना सरल नहीं जितना कि हम सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए दोषी हैं। और आज का हमारा वीडियो इसी संदर्भ में एक आई ओपनर है, जो प्राइवेट स्कूल्स की लूट को समझने में मदद करता है, साथ ही इसके पीछे की व्यवस्था क्यों बनी। दोस्तों, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में दो दिक्कतें हैं, इसमें ना तो एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। गुरुकुल व्यवस्था से आज मॉडर्न स्कूल सिस्टम तक के सफर एक रिच लेगेसी के साथ मिला है। आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स की देन है और पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। फिलहाल अपना डिस्कशन हम स्कूल्स पर सीमित करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 25 करोड़ स्टूडेंट्स में से 12 करोड़ प्राइवेट स्कूल्स में एनरोल्ड हैं। लास्ट 9 इयर्स में खुले 97,000 स्कूल्स में 67,000 स्कूल्स प्राइवेटली ओपनड हैं। यानी कि इंडिया में 1/3 स्टूडेंट्स अपना एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर से पा रहे हैं। देखा जाए तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स के आने के बाद प्राइवेट एजुकेशन की ग्रोथ मशरूम की तरह हुई। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2022 के मुताबिक हर 10 में से 7 स्कूल प्राइवेटली ओपनड है। ये डेटा प्राइमरी एजुकेशन में 45% है, यानी कि 45% स्कूल्स प्राइवेटली ओपनड है। सेकेंडरी में 51% और टर्सरी में 57% स्कूल्स प्राइवेटली ओपनड है। ये ग्लोबल एवरेज से बहुत ज्यादा है और साउथ एशिया में तो सबसे ज्यादा, सिर्फ बांग्लादेश को छोड़कर। दोस्तों, बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स और पॉलिटिशियंस के स्कूल्स इंडिया में चल रहे हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रांड वैल्यू इनके सक्सेस का यूएसपी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसा नहीं है जिसपे हम गर्व कर सके। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड यानी कि ओईसीडी नेशंस के द्वारा हर 3 साल पे प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट का आयोजन किया जाता है। ये 15 साल के बच्चों का बेसिक मैथमेटिक्स, साइंस और रीडिंग एबिलिटी का टेस्ट करती है। भारत ने इसमें सिर्फ 2 बार पार्टिसिपेट किया था और रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग थे। भारत के प्रीमियर स्कूल्स के बच्चों ने टेस्ट लिया था और टोटल 73। सिंगापुर, हांगकांग और जापान टॉप 3 परफॉर्मिंग नेशंस थे। बात अगर क्वालिटी एजुकेशन की करें तो केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय ने 10th और 12th के बोर्ड रिजल्ट्स में लगातार 99% सक्सेस रेट दिया है, जबकि इनके कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल्स की परफॉर्मेंस निराशाजनक रही है। देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और सिर्फ कुछ तेज बच्चों पर रिजल्ट आने का भार देना एक स्ट्रेटजी रही है। भारत के एक फर्म ने 10,000 का सैंपल साइज लेकर एक सर्वे कराया कि आखिर क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना प्रेफर करते हैं। 73% पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल्स को अपना प्रेफर्ड चॉइस रखा, क्योंकि उनके हिसाब से पब्लिक स्कूल्स उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करते। 12% ने सिर्फ इसलिए प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर किया क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, और 10% पेरेंट्स ने मजबूरी में प्राइवेट स्कूल्स प्रेफर किया क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स है ही नहीं। दोस्तों, एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसका सीधा मतलब ये कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एजुकेशन को लेकर लॉ और रेगुलेशन बना सकते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एजुकेशन बोर्ड होता है और अपना पेडागोजी और टेक्स्ट बुक्स भी। देखा जाए तो स्टेट रन स्कूल्स की सबसे बड़ी समस्या है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। ना तो प्रॉपर क्लासरूम्स, सेपरेट और क्लीन टॉयलेट्स, साइंस और कंप्यूटर लैब जैसी और भी बहुत सारी बेसिक सुविधाएं ना होने की वजह से पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रेफर नहीं करते। जबकि दूसरी बड़ी समस्या है क्वालिटी टीचर्स की। गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स को मिलती है हाई सैलरी और कम काम विद लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको आए दिन कुछ वायरल वीडियोस मिल जाएंगे जहां उन्हें बेसिक चीज ही नहीं पता और वो गलत तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट का नेग्लिजेंट एटीट्यूड और गवर्नमेंट स्कूल्स को मीडिया के जरिए खराब पोर्ट्रे किया जाना प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक बढ़िया ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना जहाँ सपना होता है, वहीं पढ़ाना एक नाइटमेयर। और आइए अब इसी नाइटमेयर को समझते हैं कि आखिर हम प्राइवेट स्कूल्स में कैसे लूटे जाते हैं।
दोस्तों आर्टिकल 19(1) हमें इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स खोलने की आजादी देता है, लेकिन आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है, जिसका मतलब है कि इस राइट के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस आती हैं। भारत में स्कूल चलाना एक नॉन प्रॉफिटेबल काम है। भारतीय कानून स्कूल को मनी मेकिंग बिजनेस से दूर रखने के लिए कहते हैं। उनका मानना है कि पैसे कमाने हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स ओपन है। शिक्षा तो एक बेसिक नीड है, यहाँ पे आप मनी मेकिंग नहीं कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक अगर आपको इंडिया में प्राइवेट स्कूल खोलना है तो आपको या तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करना होगा, यानी हर सूरत हाल में आपको मनी मेकिंग बिजनेस से दूर रहना होगा। पर ये सारे रूल्स ऑन पेपर ही बहुत स्ट्रांग है। सबसे बड़ी समस्या इनके स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की है, जिसका सिंपल रीजन पॉलिटिशियंस और बिजनेस का एक स्ट्रांग नेक्सस है। देखा जाए तो स्कूल खोलने से लेकर एफिलिएशन तक आपको न जाने कितने हर्डल से गुजरना होगा। यानी प्राइवेट स्कूल खोलना न सिर्फ कम्बरसम है बल्कि कॉस्टली भी है। फिर इतने पैसे लगाकर ये समाज सेवा तो करने वाले नहीं, ये बात बहुत ही क्लियर है। दोस्तों दिक्कत तब आती जब स्कूल्स रूल्स को पब्लिकली तोड़ने लगते हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट टीचर्स, इंग्लिश करिकुलम और अपना बेस्ट रिजल्ट देने के नाम ये पेरेंट्स को लूट यानी कि चारा डालती हैं। अब तो आलम यह कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है, जिससे स्कूल वाले ये समझ सके कि पेरेंट्स कितना कमाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम भी हैं। अगर बच्चे ने अच्छा किया तो स्कूल इसका 100% क्रेडिट लेता है, लेकिन अगर कुछ खराब हुआ तो सारी गलती पेरेंट्स की। दोस्तों स्कूल जो कि एक यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच के लिए जाना जाता है और समानता यानी कि इक्वालिटी का सेंटर माना जाता है, आज ये स्कूल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल विदाउट प्रिंसिपल हैं। बच्चों को पब्लिकली क्लास के सामने फीस न सबमिट करने की वजह से ह्यूमिलिएट किया जाता है। बार बार उन्हें वार्न किया जाता है कि बगैर फीस के उन्हें एग्जाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। ये बात डायरेक्टली पेरेंट्स को भी बोली जा सकती है, लेकिन दोस्तों प्राइवेट स्कूल्स ऐसा जानबूझकर करते हैं जिससे बच्चे ह्यूमिलिएशन की वजह से अपने पेरेंट्स को फोर्स करें और इसका सीधा असर बच्चों की मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। प्राइवेट स्कूल्स में अलग अलग तरीके से पेरेंट्स के पॉकेट से पैसा निकाला जाता है। लाइब्रेरी फीस, जिसमें आज तक बुक्स अपडेट नहीं हुई है और बुक्स तो लाइब्रेरियन ऐसे देते हैं जैसे मानो कोई एहसान कर रहे हो। हाई कंप्यूटर लैब फीस, साइंस लैब्स, टीचर्स स्टूडेंट्स वेलफेयर, हाई ट्रांसपोर्टेशन फी और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम पर और न जाने किस किस तरीके से आपके पॉकेट से पैसे निकाले जाते हैं। दोस्तों रीएडमिशन के नाम पे हर साल एडमिशन फी चार्ज करना पेरेंट्स के लिए बहुत ही बर्डन होता है। जैसे ही नया सेशन शुरू होता है पैसे निकालने का प्रोसेस और भी दर्दनाक हो जाता है और स्कूल का पर्टिकुलर शॉप से टाई अप पॉकेट पे भारी पड़ता है। देखा जाए तो बहुत से स्कूल खुद का पब्लिकेशन भी रखते हैं, यानी कि आप बाहर से बुक्स परचेज नहीं कर सकते। साथ ही इतनी ब्यूटीफुल और कॉस्ट इफेक्टिव एनसीईआरटीज तो प्राइवेट स्कूल में 7 और 8th क्लास तक पढ़ाई नहीं जाती। हर साल बुक्स में माइनर चेंज के बाद नई बुक को परचेज करना पड़ता है। दोस्तों क्लास 1 के लिए बुक्स की कॉस्ट पड़ती है 7000 रुपीज और मैथ्स की बुक की कॉस्ट है 600 रुपीज। सरप्राइज्ड? लेकिन नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्री प्राइमरी से सेकेंडरी क्लास तक पढ़ने में एवरेज कॉस्ट 20 लाख का है। दोस्तों कुछ प्राइवेट स्कूल्स में तो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के 1 साल की कॉस्ट 13 to 15 लाख है। बुक्स, यूनिफॉर्म, बैग और इसके अलावा और भी नए नए तरीके के हथकंडे पैसे निकालने के लिए अपनाए जाते हैं, जिसमें कॉस्टली अफेयर्स, स्कूल ट्रिप और समर कैंप्स को भी ऐड कर लीजिए, जहां रिक्रिएशन और कुछ नया सिखाने के बहाने आपसे हजारों रुपए निकाले जाते हैं। रोज नए नए को करिकुलर एक्टिविटीज और नए प्रोजेक्ट्स के बहाने भी आपकी जेब को हल्की करते हैं। दोस्तों स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई और प्रॉपर सिलेबस कवर न होने की वजह से कोचिंग कल्चर भी बढ़ा है। ये बच्चे उसी स्कूल में पढ़ा रहे टीचर्स के पास प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए मजबूर हैं, जिसका एक्स्ट्रा बोझ पेरेंट्स के पॉकेट पर होता है। कोविड-19 जैसे पैंडेमिक के टाइम में भी फिजिकली बंद होने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल्स ने स्टूडेंट्स से फीस चार्ज की, वह जबकि टीचर्स की सैलरी कट की गई। फिर कोविड-19 में परेशान पेरेंट्स ने कोर्ट तक अप्रोच किया और बहुत से हाई कोर्ट्स ने सिर्फ ट्यूशन फीस और कुछ हाई कोर्ट्स ने ट्यूशन फी में कंसेशन देने का फैसला दिया। दिल्ली गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म लेकर आई। हर प्राइवेट स्कूल को आरटी एक्ट 2009 के तहत अपने 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चों को फ्री में 25% सीट्स देने का प्रोविजन है। दोस्तों देखा जाए तो स्कूल का इसमें कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे बच्चों की फी वापस स्कूल को रिइंबर्स कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल्स उन बच्चों को नहीं लेते और इसके पीछे की वजह उनके स्टेटस का है। जहाँ पे इक्वालिटी सिखानी चाहिए वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। और अगर आपने हिंदी मीडियम मूवी देखी हो तो इसी मुद्दे पे बनी थी, लेकिन क्या इसका कोई वे फॉरवर्ड है या फिर ये सिस्टम और भी डिपेंड होगा? आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस प्रॉब्लम के ओरिजिन में है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमारे पास है। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हम प्राइवेट स्कूल्स को बंद कर दें, ऑल्दो हमारे पास लेजिस्लेशंस और गाइडलाइंस हैं जो अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट होती हैं तो हमारी आधी समस्या हल हो सकती है। गवर्नमेंट अभी अपने जीडीपी का सिर्फ 3% ही एजुकेशन पे खर्च करती है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने 6% करने का टारगेट दिया है। केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय को और बेहतर बनाने की नीड है। ऐसे मॉडल के स्कूल को रेप्लिकेट करने की जरूरत है। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेशन को प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में लेना चाहिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की नीड है और कंटेंट और सिलेबस को रैशनलाइज करना भी एक बढ़िया कदम है।
सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई और अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बताया था कि प्राइवेट स्कूल को रेगुलेट करना प्रॉपर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, एटमॉस्फेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेल एडमिनिस्ट्रेशन से बचने के लिए रेगुलेशन की जरूरत है। यूनेस्को के द्वारा बनाया गया एबिजान प्रिंसिपल्स और ह्यूमन राइट्स एंड प्रोवाइड पब्लिक एजुकेशन 2019 स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के रोल को लेंथ में डिस्कस करता है। साथ ही प्राइवेट स्कूल्स के रोल को रेगुलेट करने की नीड को भी बताती है। साथ ही प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स कमेटी को रेगुलर मिलने और इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। पेरेंट्स को अपने बच्चे और स्कूल के डे टू डे अफेयर्स में इंटरेस्ट रखना होगा और ऐसा इसलिए क्योंकि पेरेंट्स की जागरूकता से प्राइवेट स्कूल्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। यूनिफॉर्म करिकुलम लाने से बुक्स और उसका कॉस्ट कम होगा। बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट और फीस न जमा करने की वजह से ह्यूमिलिएशन से स्कूल को बचाना होगा। फीस को रिवाइज करने के लिए एटलीस्ट 50% पेरेंट्स की सहमति होनी चाहिए और ऐसे कुछ स्टेप्स हमें डेवलप्ड और एजुकेटेड नेशन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। सा विद्या या विमुक्त है। दोस्तों, विष्णु पुराण का ये वाक्य हमें विद्या की अहमियत को बतलाता है, जिसका अर्थ है कि विद्या से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। आदिकाल से विद्या का महत्व समस्त विश्व भर के लिए अनूठा और सर्वोपरि रहा है। फिर चाहे वो भारत में गुरुकुल परंपरा हो या फिर ग्रीस में एकेडमी की परंपरा, सब जगह का एक ही शाश्वत सत्य है और वो है ज्ञान। विद्यालय को मंदिर की संज्ञा दी गई है, लेकिन अफसोस कि विद्यालय व्यापारालय बन चुका है। आज विद्या को पाने के लिए लक्ष्मी की जरूरत है। यूएन का गोल 4 भी एजुकेशन को वायबल और सर्वसुलभ बनाने के लिए प्रयासरत है। यूनेस्को के कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन भी शिक्षा को सर्वव्याप्त और अफोर्डेबल करने के लिए पहल करता है। शिक्षा जो कि एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A के तहत ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए सबसे जरूरी है एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन को अफोर्डेबल, फंक्शनल लिटरेसी और जॉब फेचिंग बनाना हमारा लक्ष्य है और इसे हम एक प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर सिस्टम से ही पा सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पे राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.